हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन वेक्टर कैलकुलस। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह है इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स। तो इस लेक्चर सीरीज में हम वेक्टर कैलकुलस को डिस्कस करेंगे। तो वेक्टर कैलकुलस मेनली क्या है, इसमें देखो वेक्टर एंड कैलकुलस। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं बताऊंगा वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को कैसे नोटेशन होता है। फिजिक्स में जैसे वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है, मतलब ना, जैसे स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, तो ये सारी चीज़ें। फिर वेक्टर्स पे किस टाइप के ऑपरेशन होते हैं, दो वेक्टर्स को ऐड किया जा सकता है, वेक्टर एडिशन, दो वेक्टर को क्या मल्टीप्लाई किया जा सकता है ना। किस टाइप से वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन होता है, और कैसे डिफाइन होता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, मतलब वेक्टर अलजेब्रा जो होता है बेसिकली ना, कि दो वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट क्या निकलता है, वेक्टर बनेगा या स्केलर बनेगा क्या। तो इस टाइप की चीज़ें हम देखेंगे कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वेक्टर कैलकुलस लिखा है। अब कैलकुलस क्या होता है, कैलकुलस हमको पता है कि जैसे सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये एक फंक्शन है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम जब डिफरेंशियल कैलकुलस या इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ते हैं, तो इस कैलकुलस का मीनिंग क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में मेनली हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं फंक्शन का। जैसे ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है, तो सिंगल वेरिएबल फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा डी एफ ओपन डी एक्स, है ना। अगर इसमें सपोज ये फंक्शन होता है दो वेरिएबल्स का एक्स वाई, तो फिर ये डी एफ बाई डी एक्स क्या बन जाता है, डेल एफ बाई डेल एक्स, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन बन जाएगा डेल एफ बाई डेल वाई, क्योंकि ये दो वेरिएबल का फंक्शन है। उसी तरीके से अगर तीन वेरिएबल का होता है, कम जेड भी होता है यहाँ पे, तो ये डेल एफ बाई डेल जेड, मतलब इस टाइप से इसमें अलग अलग, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, है ना। तो ये है। फिर वैसे ही सेम टू सेम इंटीग्रेशन में भी होता है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है तो मैंने लिख दिया एफ इंटीग्रन इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर दो वेरिएबल होते सपोज इसमें एफ एक्स वाई, तो फिर ये कैसा हो जाता है, एफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स एंड डी वाई। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये डबल इंटीग्रल मल्टीपल इंटीग्रल बोलेंगे मैं जनरली। अगर सपोज तीन वेरिएबल का फंक्शन होता तो यहाँ पर डी जेड हो जाता, यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रल। उसी तरीके से मतलब जितने नंबर ऑफ वेरिएबल बढ़ते जाएंगे उसी तरीके से इसके ये मल्टीपल इंटीग्रल, मल्टीपल मतलब कुछ भी हो सकता है एन। ठीक है, एनीथिंग ग्रेटर देन टू। उसी तरीके से पार्शियल डिफरेंशिएशन भी। तो ये सारी चीज़ें हम कैलकुलस में पढ़ते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। जब हम रियल वैल्यूड फंक्शन की बात करते हैं, मतलब स्केलर फंक्शन है ये। ठीक है, अब रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब जिसकी वैल्यू एक्स वाई जेड सबकी सब्स्टिट्यूट करने पे वैल्यू रियल आती है। ठीक है, अब लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हम वेक्टर फंक्शन के साथ हम इसमें डिस्कस करेंगे कि एक फंक्शन अगर वेक्टर फंक्शन है तब उस पर कि ये कैलकुलस कैसे काम करती है। ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन कैसे होगा, उसका इंटीग्रेशन कैसा होगा। तो वही सारी चीज़ें डिफरेंशियल कैलकुलस में बेसिकली हम पढ़ते हैं। आज हम पहले वेक्टर्स देखते हैं कि वेक्टर क्या होता है। देखो, फिजिक्स में जब क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन होता है ना, कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर, दो टाइप की क्वांटिटीज होती हैं बेसिकली, स्केलर और वेक्टर। तो जब हम क्लासिफाई करते हैं कि कौन से स्केलर है कौन से वेक्टर है, तो वहाँ पे हम दो चीज़ का ध्यान रखते हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। ठीक है, किसी फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड तो सब में होता है। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो फिर क्वांटिटी कहाँ से हुई। मैग्नीट्यूड तो सब में होगा, लेकिन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें क्या है, डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, स्केलर किसको बोलेंगे, क्वांटिटीज विद ओनली मैग्नीट्यूड्स, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, मास हो गया, ठीक है, एनर्जी हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी क्वांटिटी, करंट हो गया, ये सारी क्वांटिटीज़ क्या है, जैसे टेम्परेचर, मास यहाँ पे लिखा है, एनर्जी हो गई, मतलब काइनेटिक एनर्जी या कोई भी एनर्जी जो होती है, एनर्जी हो गया, या फिर करंट हो गया। ठीक है, तो ये सारी क्वांटिटीज़ क्या है, इन सारी क्वांटिटीज़ को हम बोलेंगे दीज आर वेक्टर। जैसे रेसिस्टेंस हो गया, मतलब ये क्या है, स्केलर क्वांटिटीज, क्योंकि इनके पास डायरेक्शन नहीं है। क्योंकि अब जैसे मैं बोलता हूँ एनर्जी है, तो किसी की एनर्जी अगर 9 जूल एनर्जी है किसी में, तो अब वो नहीं कि 9 जूल इन दिस डायरेक्शन, ऐसा नहीं है। तो वो 9 जूल एनर्जी है, या किसी का मास है 5 kg, तो 5 kg ऐसा नहीं कि 5 kg इन एक्स डायरेक्शन, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो क्या है, सिंपल 5 kg किसी का मास है, और यहाँ पे उसका सिग्निफिकेंस है भी नहीं। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्शन नहीं होगी तो, डायरेक्शन से मेरा मतलब है कि डायरेक्शन अगर बदल जाएगी ना, तो वो उसका मैग्नीट्यूड इम्पैक्ट करेगा जिस जहाँ जहाँ पे वो यूज़ हो रहा है। जैसे वेलोसिटी है, या फोर्स है, या एक्सेलरेशन होता है ना। और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट है, ये है। ठीक है, तो ये सारी क्वांटिटीज क्या होती हैं,
ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। देखो मैं एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे सपोज फोर्स है ना, एक यहाँ पे ये सपोज सरफेस है, यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स, ठीक है। अब मैं अगर इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया मैंने इस पे, तो ये भाई ये बॉक्स आगे की तरफ मूव कर रहा है 5 न्यूटन का फोर्स लगाने से। लेकिन सेम अगर वही फोर्स, अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर दूँ इसकी, मतलब हल्का से मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज करी, देखो इस यही ब्लॉक सेम टू सेम यहाँ पर रखा हुआ, और फोर्स अगर मैं इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, ऐसे, इस डायरेक्शन 5 न्यूटन का ही फोर्स है, तो क्या ये आगे बढ़ेगा? क्योंकि अब फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो हो सकता है कि ये क्या है, ब्लॉक 5 न्यूटन के फोर्स से आगे ना बढ़े, क्योंकि इसका जो फोर्स है वो इम्पैक्ट हो गया किसकी वजह से, मतलब इसका ये एंगल है ना इसमें थीटा, तो ये जो थीटा है, मतलब जो हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट फोर्स एफ एस कॉस थीटा होता है, तो वो सारी चीज़ें चलो वो फिजिक्स की बात है, लेकिन अभी मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है किसमें, जो वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होती है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे वो क्वांटिटी यूज हो रही है वहाँ वहाँ पे उसकी डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ये है फिजिक्स, इसका अंडरस्टैंडिंग, मतलब मैथमेटिक्स में तो हम जनरली ये बोल देते हैं स्केलर है, ये वेक्टर है, अब फिर हम वेक्टर कैलकुलस पढ़ने लग जाते हैं सीधे, ये वेक्टर ऐसा होता है, ऐसा होता है, नोटेशन देख लिया और फिर से। लेकिन फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है उसका, ये होता है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं वेक्टर क्वांटिटी में, ठीक है। अब देखो वेक्टर का नोटेशन कैसे होता है। अब क्योंकि हम यहाँ पे वेक्टर कैलकुलस पढ़ रहे हैं, तो हम उसका वही नोटेशन देखेंगे, अब मैं अलग अलग नोटेशन बताऊंगा। जैसे मान लेते हैं, देखो पहले, सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर देखते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम कि यूनिट वेक्टर को को देखेंगे और फिर हम उसका नोटेशन देंगे, जैसे जैसे हम वेक्टर देखते रहेंगे उसी हिसाब से हम उसका नोटेशन भी देखते रहेंगे। देखो यूनिट वेक्टर, यूनिट का मतलब होता है वन, है ना, यूनिट का मतलब होता है वन, जिसकी लेंथ वन हो। तो यूनिट वेक्टर क्या हो, उसको बोलेंगे हम जिसकी क्या हो, जिसकी लेंथ कितनी हो, लेंथ कितनी हो, जिसकी वन लेंथ हो, ठीक है, यूनिट लेंथ। तो ऐसा कोई भी वेक्टर जिसकी क्या हो, एक एक यूनिट डिस्टेंस हो, मतलब जिसकी लेंथ कितनी हो, जो लेंथ हर वेक्टर की कुछ ना कुछ लेंथ होती है, ठीक है। तो ये यूनिट लेंथ हो जिसकी, जैसे मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस, मतलब यहाँ से लेके स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक इसकी डिस्टेंस जो है वन है, वन यूनिट मतलब सेंटीमीटर मीटर कुछ भी है, वन यूनिट लेंथ है इसकी। तो ये क्या है, इसको हम ऐसे, सपोज ये ए वेक्टर था, तो क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इसको कैप लग जाएगी इसके ऊपर। सपोज ये तो इस डायरेक्शन में, सपोज अगर कोई दूसरी डायरेक्शन में इस टाइप से कोई वेक्टर है, ये भी उतनी उतना ही लंबा है, ये उतना ही डिस्टेंस है इसकी, मतलब इसकी भी लेंथ वन है, इसका नाम कुछ और है बी, क्योंकि ये बी क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, तो इसको क्या बोलेंगे, बी कैप। जिस जिस वेक्टर के ऊपर, जिस वेक्टर की यूनिट लेंथ होगी, जैसे सपोज ये कोई दूसरी डायरेक्शन में वेक्टर जा रहा है, ठीक है, इसकी लेंथ भी वन है, तो इसको क्या बोलेंगे, सपोज इसका नाम सी है, तो ये क्या हो जाएगा, सी कैप। उसी तरीके से यहाँ पे कोई वेक्टर है, यहाँ से कोई वेक्टर स्टार्ट हुआ और उसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है, ये डायरेक्शन है उसकी, और इसकी डायरेक्शन कुछ और है, डी है, तो ये क्या हो जाएगा, डी कैप, इसकी मतलब लेंथ वन है। तो कोई भी वेक्टर जिसकी यूनिट लेंथ होती है, जिसकी यूनिट लेंथ का मतलब जिसकी लेंथ वन होती है, उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं, और उसके ऊपर हमेशा कैप लगी होती है, ठीक है। जैसे ए कैप बोलता हूँ अगर मैं, तो ए कैप का मतलब है कि ये यूनिट वेक्टर है, उसकी ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, और इसकी लेंथ कितनी है, यूनिट वेक्टर का मतलब है कि इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ इसकी होगी वन, ठीक है, वन लेंथ का यूनिट वेक्टर है। तो बस जिसके ऊपर कैप लगी है, कैप का मतलब है कि इट इज अ यूनिट वेक्टर, और उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ वन है, ठीक है। तो इसको नोटेशन ऐसे देता है कि वेक्टर के ऊपर कैप लगा होता है, ठीक है, ए कैप, ये, ठीक है, ऐसे हैट भी बोलते हैं इसको, ए हैट या फिर ए कैप, ठीक है। तो ये एक यूनिट वेक्टर लगा है। अच्छा, यूनिट वेक्टर के अलावा देखो अब क्या है, जैसे हम टू डायमेंशनल स्पेस पढ़ रहे हैं, सपोज टू डायमेंशनल, हम दो वेरिएबल का वो पढ़ रहे हैं, तो सपोज हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, सपोज ये वाई एक्सिस है। तो अब क्योंकि एक्स एक्सिस पे हम यूनिट डिस्टेंस कैसे देखते हैं, ये वन है मान लेते हैं, ये टू है, ये थ्री है ना, वन टू थ्री, ये है -1 -2 -3, इधर भी -1 -2, है ना, ऐसा होता है, ऊपर की तरफ वन टू, ये होता है। तो अब देखो, अब मैंने क्या बोला कि वेक्टर की कुछ ना कुछ डायरेक्शन होती है, तो एक्स डायरेक्शन में इत, इतनी डिस्टेंस का एक वेक्टर बन जाएगा ना, यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने यहाँ तक, एक्स मतलब इस डायरेक्शन में, यहाँ पे ये अ, यहाँ से मैंने ओरिजिन से स्टार्ट किया और एक्स डायरेक्शन में चले गया, तो ये क्या है, ये एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। उसी तरीके से वाई डायरेक्शन में भी जाएंगे हम, तो ये क्या बन जाएगा, ये भी एक यूनिट वेक्टर बन जाएगा, ठीक है ना।
मतलब यहाँ ओरिजिन से मैंने स्टार्ट किया, ओरिजिन से स्टार्ट करके हम चले गए इस एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में यूनिट लेंथ पे ये क्या हो गया, उसको हम डिनोट करते हैं हमेशा आई कैप से। आई कैप क्या हो गया, यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। उसी तरीके से ये, क्योंकि ये वाई की डायरेक्शन ऊपर की तरफ को है, तो इसी की तरफ को जो होगा ये वेक्टर, इसको बोलेंगे हम कि ये क्या है, जे कैप है। ठीक है, तो आई कैप क्या हो गया कि जो एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, एक्स डायरेक्शन। ठीक है, कैप लगाया तो कैप का मीनिंग हमें समझ में आ गया कि ये यूनिट वेक्टर है। जे कैप क्या होगा, वो होगा सिमिलरली वाई डायरेक्शन में। ठीक है, सेम यही चीज अगर तीन 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 वेरिएबल होते हैं इसमें, सपोज थ्री डायमेंशनल स्पेस में होता है यही चीज, तो सपोज ये ऐसा है और ये ऐसा है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, सपोज ये है। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। तो ये जो है, इधर इधर की तरफ यूनिट लेंथ होगी तो वो क्या होगा, आई कैप। इधर की तरफ यूनिट लेंथ होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे जे कैप। ऊपर की तरफ जेड डायरेक्शन में जो यूनिट लेंथ होगी उसको क्या बोलेंगे हम, वो बोलेंगे के कैप। यूनिट लेंथ का मतलब है एक एक डिस्टेंस, एक एक लेंथ, एक डिस्टेंस, मतलब एक डिस्टेंस, सिर्फ एक लेंथ यहाँ से यहाँ तक, ये इतना। ठीक है, एक यूनिट लेंथ, उसको उस डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा उसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। अब जो एक्स डायरेक्शन है, पर्टिकुलरली जो एक्स डायरेक्शन में है उसको बोलते हैं आई कैप। जो वाई डायरेक्शन में होता है उसको बोलते हैं जे कैप। जैसे यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में हमने आई कैप लिया, वाई डायरेक्शन में जे कैप लिया, जेड डायरेक्शन में के कैप लिया। तो के कैप क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर सबको समझ में आ गया होगा कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर एक यूनिट लेंथ का एक वेक्टर होता है। अब देखो, कोई भी चीज यूनिट से स्टार्ट होती है। जब हमने काउंटिंग शुरू करी होगी, जब पहली बार किसी ने काउंटिंग शुरू करी होगी, तो ऐसे तो ऐसे थोड़ी किसी ने 10 से स्टार्ट कर दिया होगा या 8 से स्टार्ट कर दिया कि 8 9 10 11 12, ऐसे नहीं करा। स्टार्ट हमेशा 1 से होगा। 1, फिर 1 में एक और ऐड करा 1 तो 2 बन गया, फिर 2 में एक बार और ऐड करा 1 तो 3 बन गया। उसी तरीके से 1 1 करते 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 हम आगे बढ़ते गए। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, 1 से हुआ है ना। 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, 4 हुआ। उसी फिर हम नेगेटिव डायरेक्शन में चले गए कि अगर डायरेक्शन उसकी उल्टी हो जाए तो -1, -2, -3। तो तो अगर मैं एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में जाता हूँ, सपोज इस इधर नेगेटिव डायरेक्शन में, तो नेगेटिव डायरेक्शन में ये आगे की तरफ आई कैप है तो पीछे की तरफ माइनस आई कैप हो जाएगा। ऊपर की तरफ जे कैप है तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, माइनस का जे कैप। ठीक है, बस वो डायरेक्शन ही तो उल्टी है। ठीक है, तो डायरेक्शन उल्टी है इसलिए नेगेटिव साइन लगे। उसी तरीके से जैसे जेड एक्सिस है तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, माइनस का के कैप। तो माइनस आई कैप कौन सा है, इट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, यूनिट वेक्टर है माइनस आई कैप। नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है माइनस जे कैप एंड माइनस के कैप नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो ये तो हो गया यूनिट वेक्टर का नोटेशन। अच्छा, ठीक है। अब देखो, अब जनरल वेक्टर को हम कैसे देखते हैं। अब सपोज एक आर्बिट्ररी एक वेक्टर लिखा हुआ है, फिर से मैं एक्सिस बनाता हूँ, ये एक्स एक्सिस है सपोज, मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस बना दी मैंने। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। देखो ऐसे यहाँ से भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ से भी लिख सकते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये सबको सुटेबल लग रहा होगा, पर मैं इसलिए लिखता हूँ यहाँ पे एक, हमेशा मैं यहीं से शुरू करता हूँ, हमेशा एक्स वाई जेड। ठीक है, इसलिए लिखता हूँ यहाँ से क्योंकि ये जो नीचे का प्लेन है ना, सरफेस, ये जो है ये एक्स वाई प्लेन। क्योंकि जनरली बहुत बार क्या होता है कि हम जब वो करते हैं, प्रोजेक्शन लेते हैं, या फिर जब हम इंटीग्रल कैलकुलस में पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, जेड एक्सिस को पहले इंटीग्रेट कर देते हैं, या जेड एक्सिस का एक बार में ही काम खत्म करके फिर हम एक्स वाई प्लेन में आ जाते हैं। तो एक्स वाई प्लेन क्या है, नीचे रहे तो ज़्यादा बेटर होता है उसको समझना कि उसका प्रोजेक्शन क्या आ रहा है, इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्स वाई और जेड ऐसे, तो हालांकि कोई भी ले सकते हैं, पर इनका साइक्लिक नोटेशन एक्स है, वाई है, जेड है, ऐसे ऐसा जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं करना कभी कि एक्स एक्सिस से इधर वाई ले लिया और इधर जेड ले लिया। ठीक है, वो गलत होता है। वो मेरा मतलब कहने का ये, ऐसा नहीं लेना कभी भी। ये नोटेशन ऐसा ऐसा नहीं लिखना कभी भी, इधर एक्स लिख दिया, इधर वाई लिख दिया, अरे जेड लिख दिया। देखो इनका एक ऐसा साइक्लिक ऑर्डर सही होना चाहिए हमेशा ना, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड। ठीक है, वाई के बाद ये उल्टा हो गया, देखो वाई के बाद एक्स आ रहा है फिर जेड आ रहा है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेक्टर में एक्स वाई जेड ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं यहीं से शुरू करता हूँ हमेशा, ये एक्स वाई एक्सेस, ये वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। चलो, ये नहीं बता रहे थे हम डिस्कस कर रहे थे कुछ और। डिस्कस हम कर रहे थे
सपोज हमारे पास ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, ठीक है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। ये एक पॉइंट है आर्बिट्ररी, 3D स्पेस में कोई एक पॉइंट है, और उसका जो यहाँ ओरिजिन से जब हम उस पॉइंट को कनेक्ट करते हैं, ओरिजिन से उस पॉइंट को कनेक्ट करते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये पॉइंट हम मान लेते हैं ए, और इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड इसके कोऑर्डिनेट है। तो क्योंकि देखो एक्स वाई जेड इसके कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस में कितनी कितनी यूनिट कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे है ना। देखो अगर हम इसको 2D में देखते हैं, अगर 2D दो ही वेरिएबल का, सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्स कॉमा वाई इसके कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस पे कितने कितने डिस्टेंस पे कट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई एक्स, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई वाई, है ना। यही तो हुआ कि एक्स एक्सिस की तरफ ये एक्स है, ये ऊपर की तरफ ये वाई है, तो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स है, ये वाई है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स है, तो एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स इंटू वन, मतलब जैसे मान लेते हैं एक्स है 5, तो 5 का मतलब 5 को मैं ऐसे करके 5 टुकड़ों में तोड़ दिया, इसी तरीके से इसको भी टुकड़ों में तोड़ दिया ऐसे। मान लेते हैं ये 4 था, तो ये 1 2 3 4 होगा, यहाँ पे 5 5 यूनिट आएंगे। तो अगर 5 के बदले मान लेते हैं 4.5 भी होता है, तभी भी मैं क्या मतलब क्या है 4.5 को हम यहाँ पे यूनिट यूनिट लेके 4 कंप्लीट, और एक 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 आधा स्टेप आगे, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो 3D स्पेस में भी सेम ऐसा ही है। 3D स्पेस में क्या है कि ये पॉइंट जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस की तरफ कट कर रहा है एक्स डिस्टेंस पे, वाई एक्सिस की तरफ कट कर रहा है वाई डिस्टेंस पे, जेड एक्सिस की तरफ कट कर रहा है जेड डिस्टेंस पे। तो इस वेक्टर, ये ओरिजिन सपोज ओ, ये जो ओ ए है, इस वेक्टर को हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है आई कैप। तो एक्स इंटू आई कैप, आई कैप क्या है, आई कैप यूनिट वेक्टर है। एक्स तो एक नंबर है, एक्स कोई एक कोई कोऑर्डिनेट होंगे किसी के, तो ऐसे तो होगा 2,1,5, इसी टाइप से होगा कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक्स तो कोई नंबर है, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर। फिर उसी तरीके से वाई जेड डायरेक्शन में जे कैप प्लस जेड और के कैप, ठीक है। और ओ ए के ऊपर हम लगाते हैं ऐसा एरो का निशान। तो इसको है, ये है वेक्टर का नोटेशन। वेक्टर का नोटेशन क्या है, मैंने वेक्टर का नाम लिखा, इसका नाम ओ ए लिख दिया मैंने, अभी ओ ए के ऊपर एरो लगा दिया, इसका मतलब एरो लगाने का मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ये जो दिखा रहा है ये चीज क्या है, एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई एंड जेड क्या है, कंपोनेंट है, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। एंड आई कैप जे कैप के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। एक्स की डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर है, वाई की डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर है, जेड की डायरेक्शन में ये एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, ठीक है। इसको बोलते हैं वेक्टर का नोटेशन, ठीक है, ये वेक्टर का नोटेशन हो गया। अच्छा, ठीक है। तो जनरली 3D स्पेस में जब कोई इस टाइप से कोई वेक्टर है, तो ओ ए ना लिख के हम उसको लिखते हैं आर, आर वेक्टर। तो आर का मतलब है ये क्या है, ये वेक्टर है आर वेक्टर, ठीक है। तो आर वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आर वेक्टर को हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया वेक्टर का नोटेशन, इस टाइप से, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड का मीनिंग होता है वेक्टर की लेंथ कितनी है, ठीक है। इस मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ, लेंथ, ठीक है। लेंथ ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर की लेंथ कितनी है, मतलब उसकी वही ये जो यहाँ से एक लाइन है, तो लाइन की कुछ ना कुछ लेंथ तो होगी। तो ओरिजिन से इस पॉइंट की लेंथ कितनी है, तो कोई वेक्टर का अगर हमें ये नोटेशन गिवन है, तो उसकी लेंथ हम निकाल सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो जैसे आर वेक्टर सपोज ये है, आर वेक्टर इज इक्वल टू लिखा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये लिखा है सपोज। तो यूनिट वेक्टर, ये जो वेक्टर है ये, इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं लेता हूँ, मैग्नीट्यूड को इस तरीके से डिनोट करेंगे, आर वेक्टर के पे ऐसा लगेगा, और इसको लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इससे क्या आ जाएगी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि इसके अंदर देखो तीनों का स्क्वायर ले लिया हमने, अंडर रूट लगा दिया, इसमें कैप वगैरह तो कुछ है नहीं। तो इसका मतलब इस ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी।
ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। तो ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरीके से लेते हैं, और जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो एक स्केलर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड का मतलब है वेक्टर की लेंथ कितनी है, ठीक है। ये तो होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अच्छा, इसको मैं हटा देता हूँ सारा, ठीक है। वेक्टर का नोटेशन समझ में आ गया, आई कैप जे कैप के कैप, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ कितना है, वाई एक्सिस की तरफ कितना है, जेड एक्सिस की तरफ कितना है, वो होता है उसका कंपोनेंट, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में उसके कंपोनेंट, और फिर उसका नोटेशन। नोटेशन का मतलब है, जैसे आर वेक्टर मैंने लिया, आर वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये तो है वेक्टर, और ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और किसी किसी बुक में इसको ऐसा ना लिख के सिंपल आर भी लिखा रहता है, ठीक है। ये तो आर का मतलब भी वही है कि आर अगर सिंपल लिखा है तो मतलब वेक्टर के टर्म्स में लिखा होगा कि वेक्टर कैलकुलस में ही लिखा होगा ऐसा आर ना, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट, क्योंकि ये क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये क्या बता रहा है, ये इस वेक्टर की लेंथ बता देगा। तो ये वेक्टर का नोटेशन हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया वेक्टर का, ठीक है। अब देखते हैं हम, देखो वेक्टर एडिशन और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का। वेक्टर एडिशन तो दो वेक्टर्स, कोई भी दो वेक्टर ऐड हो जाते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक वेक्टर है सपोज, ये है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये है ए वेक्टर, और ये बी वेक्टर दूसरा है, इसको मैंने मान लिया 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप, ये लिया। तो जब वेक्टर सिंपली ऐड तो हो जाते हैं, वेक्टर ए प्लस बी, दो वेक्टर को ऐड किया तो इसके इनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट जो है वो ऐड हो जाएंगे। जैसे आई कैप का कोफिशिएंट 3 + 2 हो गया 5, आई कैप 2 - ये हो गया 1 हो गया, तो ये हो गया जे कैप, ये भी 1 हो गया, तो ये हो गया प्लस का के कैप। तो सिंपल ऐड तो वेक्टर सिंपली वेक्टर एडिशन हो जाता है आराम से, ठीक है। देखो जब हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हैं ना, लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर, वहाँ पे वेक्टर एक जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट होता है। वेक्टर का मतलब यहाँ पे दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ वेक्टर जो हम लीनियर अलजेब्रा में पढ़ते हैं। लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर को एक कॉलम कॉलम मैट्रिक्स को भी हम वेक्टर बोल सकते हैं, जैसे कि 5 3 1। तो ये एक हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ वेक्टर, ठीक है। इसी को जब मैं इस वाले नोटेशन में लिखूंगा तो वो ऐसा आएगा 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप, ठीक है। वेक्टर नोटेशन मतलब इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स में तो हमेशा जो ये लिखा हुआ है इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। दोनों का सेम मीनिंग है। ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये मतलब ये 3 by 1 का, 3 रो और 1 कॉलम है ना इसमें, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। जिस जिस मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है उसको कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इसमें एक ही कॉलम है तो इसको बोलेंगे हम कि ये क्या है, ये कॉलम वेक्टर है। तो ये इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। कोई भी मतलब आर्बिट्ररी कोई भी, जैसे ये है, ये जो लिखा हुआ है ये, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर, इसको वेक्टर वेक्टर तो ये एरो वाला निशान तो तभी लगाएंगे जब आई कैप जे कैप के कैप टाइप है। पर सिंपली अगर मैं लिख रहा हूँ तो इस पे आर मैं ऐसे लिख देता हूँ बोल्ड करके, ठीक है, कि ये आर एक वेक्टर है जिसमें क्या है एक्स वाई जेड, इस तरीके से। ये क्या है 3 × 1 की मैट्रिक्स है, ठीक है, 3 रोज एंड 1 कॉलम। तो ये क्या है 3 × 1 की मैट्रिक्स है, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो इन दोनों का एक ही मीनिंग है, चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो, ठीक है। तो ऐड करते टाइम भी देखो, हम मेरे को ये मैंने क्यों बताया, ये मैंने इसलिए बताया कि दो कॉलम मैट्रिक्स तो ऐड हो सकती है ना आसानी से। कोई भी दो कॉलम मैट्रिक्स है, एक में जैसे यही दोनों था, तो इन दोनों को मैंने इस तरीके से लिख दिया। इस ए वाले ए वेक्टर को मैंने ऐसे लिख दिया, ए इज इक्वल टू क्या लिख दिया 2 3 और 4, और बी को मैंने लिख दिया कैसे 3 - 2 एंड -3, ठीक है। तो ए प्लस बी करेंगे दोनों मैट्रिक्स, तो ये दोनों आसानी से ऐड हो जाएंगी। ए प्लस बी, ए प्लस बी किया तो क्या होगा, सिंपली दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 + 3 हो गया 5, 3 + 3 - 2 हो गया 1, और ये भी हो गया 1। तो ये क्या होगा, ये दोनों का एडिशन हो गया, दोनों दोनों ऐड हो जाएंगे सिंपल। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये है वेक्टर एडिशन। अब आता है देखो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी हेल्प से हम समझते हैं। सपोज यही दोनों वेक्टर्स फिर से हमारे पास, ठीक है, यही दोनों वेक्टर हैं, अब हम इनको मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों वेक्टर इनको मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखो बताओ इनको क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दो कॉलम, जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही ए क्रॉस बी,
तो इसके नंबर ऑफ कॉलम, इसके नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रोज, है ना, नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो, वो दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी जाके दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है ना। फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, मतलब सपोज ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है m क्रॉस n, और बी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है कुछ p क्रॉस q, ये है। तो इसमें पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम इसमें n है, और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितने हैं, p है। तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो पाती है। ठीक है, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, और मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के बाद इसका ऑर्डर बन जाएगा ये, मतलब m क्रॉस p, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के बाद। ठीक है, ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, n इक्वल टू पी नहीं है, n इक्वल टू p, अगर ये चीज नहीं है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है फिर। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ही नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेम वही चीज है जो मैं चीज बताना चाह रहा था। यहाँ पर ए मैट्रिक्स है, यहाँ पे बी मैट्रिक्स है। तो अगर मैं सपोज मल्टीप्लाई करूँ ए इंटू बी मैंने किया 2 3 4 इंटू 3 - 2 - 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, इन दो कॉलम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल, नहीं, नॉट पॉसिबल नहीं है ना। देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 × 1, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर इसका भी 3 × 1 है। जब दोनों का ऑर्डर 3 × 1 है तो ये दोनों तो इक्वल कहाँ है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे, ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऐसा गलत है ये। ठीक है, वेक्टर ऐसे मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। जैसे ये देखो यही दोनों है, यही दोनों को अगर मैं मतलब ये अलजेब्राइक नोटेशन है ये वाला जो है ना, ये वाला। अब देखो इन दोनों को अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूँ, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर मल्टीप्लाई करूँ, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, क्या मैंने 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इंटू मल्टीप्लाई कर दिया 3i कैप -2j कैप -3k कैप, मल्टीप्लाई कर इक्वल टू करके क्या लिखेंगे। अब इसको ये कोई वेरिएबल थोड़ी जो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे, फिर ये इससे, ये इससे ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, ये क्या है भाई, वेक्टर्स को हम ऐसे थोड़ी मल्टीप्लाई, i कैप इंटू i कैप, ये क्या होगा, ये डिफाइंड नहीं है। i कैप इंटू i कैप कुछ नहीं होता वो, या i कैप इंटू j कैप क्या होगा, ये क्या है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। या i कैप इंटू k कैप क्या होगा, ये डिफाइंड नहीं है, आई कैप इंटू के कैप नहीं होगा। आई कैप अभी हम जब हम मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करेंगे कि आई कैप डॉट आई कैप, वो होता है, उसका कुछ मीनिंग निकलेगा। या आई कैप डॉट आई कैप, या आई कैप डॉट जे कैप, या के कैप डॉट के कैप, या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो वो उसका तो मीनिंग होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से जे इंटू आई, जे इंटू जे इंटू के, इनका कोई मीनिंग नहीं है। तो जैसे मैं बता रहा था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है ना, वो ऐसे हम, सॉरी, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जो है वो ऐसे हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए हमको उसको डिफाइन करना पड़ेगा, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जब हम डिफाइन करेंगे तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो टाइप के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप है उसको बोलते हैं हम इनर प्रोडक्ट, क्या बोलेंगे, इनर प्रोडक्ट। और दूसरे टाइप का उसको बोलते हैं आउटर प्रोडक्ट, आउटर प्रोडक्ट। अब जो इनर प्रोडक्ट है, इनर प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, और इसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। और आउटर प्रोडक्ट को हम एक तो बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, और इसको एक नाम और बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये। अब इनर प्रोडक्ट को हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, या दो वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। तो उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए देखो हम कैसे करेंगे। देखो स्केलर प्रोडक्ट जो है ना, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, पहले हम ये देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अभी जैसे हमने देखा कि जैसे ए एक मैट्रिक्स है, जब हम मैट्रिक्स नोटेशन के हिसाब से देखें तो ये मैट्रिक्स है 3 × 1 की। बी बी इज ऑल्सो मैट्रिक्स, वो इसका ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर भी 3 × 1 है। अब ए इंटू बी तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकता मैट्रिक्स के केस में, लेकिन
अगर मैं ए का ट्रांसपोज ले लूँ, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें, तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद ये जो मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस 3 हो जाएगा, है ना। मैट्रिक्स ट्रांसपोज लेने से क्या होता है, रो कॉलम और कॉलम रो बन जाते हैं, और बी का ऑर्डर तो वही रहेगा 3 क्रॉस 1। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, देखो अब इनका ये चीज सेम हो चुका है, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो जो है इक्वल हो चुके हैं, तो अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स ए ट्रांसपोज इंटू बी, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई होने के बाद क्या है, इनका ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर बनेगा इनका 1 क्रॉस 1, है ना। तो वही होता है स्केलर प्रोडक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स के अंदर था, मान लेते हैं 2 3 4, और इसके अंदर है 1 2 5, ये है। तो जब ए का ट्रांसपोज लिया हमने, तो ए का ट्रांसपोज लेने से क्या होगा, ए का ट्रांसपोज लेने से ये ऐसे बन जाएगा, देखो ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ए ट्रांसपोज करेंगे तो 2 3 4, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, बी से, बी है 1 2 5। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, इक्वल टू, देखो ये वाली रो इससे मल्टीप्लाई, कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, आई होप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता होगा सबको। तो मैट्रिक्स ऐसे मल्टीप्लाई होती है, रो जो है वो कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, तो ये वाली रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 × 1 आ गया 2, प्लस 3 × 2 आ गया 6, और 4 × 5 आ गया +20। तो ये कितना हो गया, इक्वल टू 20 + 6 + 2 28 हो गया, है ना। तो ये 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बन गई, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 28। तो ये क्या बन गया, एक स्केलर क्वांटिटी आ गई, इसीलिए इसको स्केलर स्केलर क्वांटिटी आ गया, मतलब ये एक नंबर आ गया। जो मल्टीप्लाई कर रहे थे वो मैट्रिक्स थी, मैट्रिक्स मतलब वो एक वेक्टर था, ठीक है। तो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके स्केलर आ गया, तो इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है। ये तो था मैट्रिक्स नोटेशन, मतलब ए इंटू बी तो डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, लेकिन ए का ट्रांसपोज लेने के बाद बी से मल्टीप्लाई किया, तो उसको बोलेंगे हम, ये क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। अब मैं मैट्रिक्स का नोटे इसका वेक्टर नोटेशन के थ्रू बताता हूँ। सपोज ये ए वेक्टर हमारे पास है, ए वेक्टर है, ये है A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, ठीक है, ये है। और बी वेक्टर जो है वो है, मान लेते हैं B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप, ठीक है। A1 A2 A3 B1 B2 B3 ये क्या है, स्केलर है, कोई नंबर है, ठीक है। तो जब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी डॉट प्रोडक्ट लेंगे या स्केलर प्रोडक्ट लेंगे, स्केलर प्रोडक्ट को मैंने क्या बोला, इसको बोलते हैं इनर प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको। इनर प्रोडक्ट जब भी मैं मेरे मुंह से इनर प्रोडक्ट निकले या स्केलर प्रोडक्ट निकले, डॉट प्रोडक्ट, तो तीनों का मीनिंग सेम है। आउटर, वेक्टर और क्रॉस, तो तीनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट जब हम लेंगे ए डॉट बी, तो जनरली डॉट ही प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि हम इसको नोटेशन ऐसे लिखते हैं ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी, या स्केलर प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट। जब इनर प्रोडक्ट लेंगे ए डॉट बी मतलब हमने लिया, तो ये ऐसा है, देखो A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, इसका डॉट लिया हमने किसके साथ, B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। जब इनका डॉट लिया हमने, तो देखो क्या होगा उससे, ये इससे मल्टीप्लाई होंगे, है ना। और कैसे होंगे, कंपोनेंट वाइज, आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा, तो ए वन इंटू B1 प्लस A2 इंटू B2 प्लस A3 इंटू B3, ठीक है, A3 इंटू B3। अब ये आई और जे और ये के, ये कहाँ चले गए, ये अभी मैं बताता हूँ ये कहाँ चले गए, ये कहाँ, ये तो इसमें कहीं दिख ही नहीं रहे, है ना। तो ये कैसे गायब हो गए, अभी हम देखते हैं इसको, ठीक है। तो तो मतलब क्या हो गया, कि जब हम लेंगे स्केलर प्रोडक्ट लेंगे, तो स्केलर प्रोडक्ट में क्या होगा कि आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा, जे वाला जे से मल्टीप्लाई होगा, और के वाला के से मल्टीप्लाई होगा, बस और कुछ नहीं करना है, और इन तीनों को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद एक कोई स्केलर नंबर बनेगा, मान लेते हैं आया अल्फा, तो अल्फा क्या है, कोई एक स्केलर नंबर है, कुछ भी आया 5 2 3 1, कुछ कोई भी नंबर आएगा, तो ये स्केलर आता है। तो दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद क्या बनता है, डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद बनता है ये, डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद बनता है मतलब स्केलर बनता है, तो स्केलर बनता है, तो इसलिए क्या हो जाता है ये, इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ये बोलते हैं। अच्छा, अब ये आ गया। अब एक चीज और हम इसको देखेंगे, ये तो हो गया, ये कौन सा नोटेशन हो गया, ये जब हमें वेक्टर्स के कंपोनेंट गिवन है तो तब ये वाला नोटेशन चलता है। अच्छा, अगर हमें वेक्टर ही मतलब देखो, कभी कभी क्या, दो वेक्टर क्या है, ज्योमेट्रिक फिगर ही तो है, ये दो लाइन है, ये है, ये मान लेते हैं ये है ए वेक्टर, और यहाँ से इधर की तरफ गया, ये है बी वेक्टर, ठीक है, ये है ये है थीटा, ठीक है, ये है थीटा। तो अब देखो, अगर हमें सपोज ए वेक्टर की लेंथ गिवन है, ए वेक्टर की लेंथ क्या होती है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, लेंथ हमने पीछे देखा
लेंथ क्या होती है, लेंथ का मतलब होता है ये मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये तो ये बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो भी हमें गिवन है, और दोनों के बीच का एंगल भी गिवन है, थीटा भी गिवन है। तो स्केलर प्रोडक्ट अगर मैं दो वेक्टर का ले रहा हूं तो वो ऐसे लिखा जाएगा, ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ऐसा होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो ये है डॉट प्रोडक्ट का नोटेशन। तो डॉट स्केलर प्रोडक्ट का ऐसे निकलेगा, अगर हमें ये गिवन है, लेंथ गिवन है दोनों वेक्टर्स की और उनके बीच का एंगल गिवन है, तो उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऐसे निकलेगा। ए डॉट बी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। कॉस थीटा इज ऑल्सो स्केलर, थीटा हमें पता है कोई एंगल है, उसमें वहां रखेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। ए और बी तो हमें गिवन है, तो इससे भी निकल जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के एक तरीका तो ये हो गया। एक क्या हो गया, कंपोनेंट अगर में गिवन है एक वेक्टर के, डॉट दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट गिवन है, तो आई वाला आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जे वाला जे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, के वाला के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया मतलब कोएफिशिएंट, ठीक है। ये एक मल्टीप्लाई हो गया, दोनों का ऐड करके कोई दोनों से सेम वैल्यू आएगी। और अगर हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में गिवन है तो तब क्या होता है, ए ट्रांसपोज इंटू बी, दोनों का ए ट्रांसपोज इंटू बी करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, उससे हमें मिल जाएगा ये, उससे हमें मिल जाएगा स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं किस पे, वेक्टर प्रोडक्ट पे, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट पे, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट, इसको ऐसे डिनोट करेंगे, इसको देखो नोटेशन इसका ऐसा है डिनोट करने का, ए डॉट बी, ऐसे ही डिनोट होता है ये, ठीक है। और इसका क्या है, ए ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी ऐसे डिनोट करेंगे। अब ये ऐसे डिनोट करेंगे तो उससे क्या, उसका क्या मतलब है, यहाँ होगा ए क्रॉस बी वेक्टर। तो ये क्या होगा, इसको लिखते हैं ऐसे, देखो कंपोनेंट वाइज, ये आई कैप जे कैप के कैप ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे कंपोनेंट लिखेंगे ए के, ए वन सॉरी ए1 ए2 ए3, बी1 बी2 बी3, ठीक है। ए1 ए2 ए3 बी1 बी2 बी3। अब क्या है, ये है ए क्रॉस बी। जब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा ना, तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट हमको पता है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलेंगे, ये एक डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट सबने पढ़ा होगा आई होप। तो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है रो वन के अलॉन्ग, बस और कुछ नहीं करना है। तो या रो वन के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा आई कैप, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, इन ये अब 2 बाई 2 का डिटर्मिनेंट बच गया। अब 2 बाई 2 का डिटर्मिनेंट कैसे मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो क्या हो जाएगा, A2 B3 माइनस B2 A3, ऐसे होगा ना, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस ये, है ना, ऐसे ही होता है। अच्छा, उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे यहाँ पे, लेकिन नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि ऑड पोजीशन है। तो यहाँ पे आएगा माइनस जे कैप A1 इंटू B3 माइनस ये B1 A3 ऐसे लिख लो। फिर अब प्लस करके एक और आएगा इसमें प्लस, अब ये थर्ड वाला आएगा प्लस का के कैप लिखा जाएगा। इसका कोएफिशिएंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, पूरा का पूरा यहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ पे ये जो यहाँ पे आने वाला उसको इधर लिख देते हैं, के कैप थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, ये इसको मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी के कैप के साथ क्या आएगा, A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये इस टाइप से हमने ये, तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद एक वेक्टर ही आया। देखो जब दोनों का हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया ना, तो देखो आई कैप का कोएफिशिएंट में ये है, जे कैप का कोएफिशिएंट में ये है, के कैप का कोएफिशिएंट में है। ये तो नंबर्स हैं, ये मल्टीप्लाई होकर कुछ ना कुछ नंबर बनेंगे। लास्ट में जो रिजल्टेंट आएगा वो इस टाइप से कुछ आ जाएगा। मतलब मान लेते हैं वो आ गया C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप। मतलब ये है, इसको मैंने C1 बोल दिया, इसको C2 बोल दिया और इसको C3 बोल दिया, ठीक है। और ये माइनस का साइन भी इसके साथ लिख दिया मैंने। तो ये क्या हो गया, इस टाइप से कुछ बनेगा। तो दो वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद एक वेक्टर ही बनता है हमेशा, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका कैसा नोटेशन, ये हो गया ये वाला नोटेशन इसका, जब हमें वेक्टर्स के कंपोनेंट गिवन है A1 A2 A3 B1 B2 B3, ये कंपोनेंट हमें गिवन है
और हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो तब ये इस तरीके से डिटर्मिनेंट लिखेंगे और इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया सिंपल नोटेशन, कब, जब हमें वेक्टर्स के कंपोनेंट गिवन है। अच्छा, अब ए क्रॉस बी, अगर हमें वही चीज गिवन हो, सपोज यही गिवन है सब कुछ, यही सब कुछ है, और हमें ये वेक्टर्स गिवन है A1 A2 A3, मतलब A1 A2 उनके बीच का एंगल और उनके मैग्नीट्यूड, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, ए क्रॉस बी, ये कैसे निकलेगा, ये होगा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा और एन कैप। अब ये एन कैप क्या है, एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, क्योंकि कैप लगा है तो हमको पता है कैप किस पे लगता है, यूनिट वेक्टर है ये। अब ये यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, देखो ए क्रॉस बी करने के बाद एक वेक्टर ही तो बन रहा है ना, तो वेक्टर है तो वेक्टर की कुछ डायरेक्शन भी होगी। ये तो स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर, ये तीनों के तीनों स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें वेक्टर कहाँ से आएगा, वेक्टर तो ये एन कैप है, ठीक है। तो एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, ए क्रॉस बी, यहाँ पे ये है वेक्टर इसमें, है ना, ये तो पूरा स्केलर है, ये तो कुछ नंबर आ जाएगा, 5 आ गया, तो ये एन कैप है। अभी एन कैप क्या होगा, एन कैप होगा कुछ आई जे के फॉर्म में, कुछ ना कुछ होगा यूनिट वेक्टर, ठीक है। एन कैप ऐसा हो सकता है कि एन कैप सपोज ये लिखा है कि आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप ऐसे, ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 9 4 13, 9 4 13 14 इस टाइप से, तो ये एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे 1 आएगा, तीनों का स्क्वायर रूट से मैंने डिवाइड कर दिया, ताकि जब हम मैग्नीट्यूड लें तो स्क्वायर रूट करें तो वो मतलब मैग्नीट्यूड लेंगे तो 1 आएगा। तो एन कैप कुछ ना कुछ वेक्टर के फॉर्म में होगा, है ना, ये है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मतलब यहाँ पे एन कैप, अच्छा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अभी से एन कैप की, एन कैप की डायरेक्शन क्या होगी, एक मिनट, ए बी, एन कैप की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन, डायरेक्शन की स्पेलिंग गलत होगी, DIRECTION, डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन, और डायरेक्शन ऑफ द प्लेन, नहीं, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ, नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। और इसमें रूल लगता है, राइट हैंड थंब रूल लगता है इसमें, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो जैसे सपोज ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ए और बी, तो ये मान लेते हैं ये इसी प्लेन में है, जिस जिस प्लेन में मैं लिख रहा हूँ उसी प्लेन में ये दोनों वेक्टर हैं, और ये है थीटा एंगल इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के, तो आ, जो एन कैप मतलब क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होगी ना, वो कैसे होगी, जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर लाई कर रहे हैं, मतलब इसी प्लेन में सपोज ये, ठीक है, एक प्लेन है जो ये प्लेन है, इसी प्लेन में ये दोनों वेक्टर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी ना, वो होगी इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ऐसे ऊपर की तरफ को, ठीक है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर तो होगी, परपेंडिकुलर मतलब इस डायरेक्शन में होगी, लेकिन वो डायरेक्शन होगी क्योंकि मैं ए क्रॉस बी लिख रहा हूं अभी, तो ए से बी की तरफ, देखो हमारा हाथ कैसा होता है, इस टाइप से होता है ना, ये मेरा राइट हैंड है समझ लो, ठीक है, ये मतलब ये राइट हैंड है, ये थंब है, राइट हैंड का थंब, ठीक है। रुक जाओ, मैं इसको प्रॉपरली बना देता हूँ एक बार समझाने के लिए। राइट हैंड थंब रूल लगता है इसमें, ठीक है, कि मतलब डायरेक्शन क्या होगी, मतलब पहले मैं वैसे बता देता हूँ, देखो कि इसकी डायरेक्शन ऐसी है, इधर को है, ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो ऊपर की तरफ को आएगा, और जब बी क्रॉस ए निकालेंगे तो ये डायरेक्शन नीचे की तरफ को चल जाएगी। अब ये काम कैसे करेगा, देखो ये काम ऐसे करता है, जैसे हमारा हाथ देखो इस टाइप से होता है ना, जैसे ये मान लेते हैं ये है रिंग, ये सबसे छोटी वाली फिंगर है, ये रिंग फिंगर है, फिर ये मिडिल वाली फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर है, 4 उंगलियां हो गई, और ये हमारा ये थंब हो गया, ठीक है, ये इस टाइप से। तो ये हाथ ऐसा समझ लो, ये राइट हैंड है मेरा, राइट हैंड का थंब है, ये पाम ऊपर की तरफ है, जो हथेली है ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब जब मैं इन 4 फिंगर को क्लोज करूंगा, 4 फिंगर को क्लोज करूंगा ऐसे में, तो अब मुझे इतना अच्छा आता नहीं बनाना, तो ये इस टाइप से दिखेगा, देखो ये फिंगर ऐसे क्रॉस होंगी ना यूं करके, ठीक है, जैसे थम्स अप देते हैं ना हम किसी को, ऐसे करते हैं थम्स अप,
तो थम्स अप के लिए हम ऐसे करते हैं, यूं करते हैं ना, चार फिंगर क्रॉस होती है और एक हाथ ऊपर की तरफ का होता है। तो ये जो फिंगर क्रॉस है, ये ऐसे में डायरेक्शन में फिंगर क्रॉस हो रही है, इस डायरेक्शन में फिंगर क्रॉस हो रही है, तो ये डायरेक्शन हो गई ए क्रॉस बी की, ए क्रॉस बी। ठीक है, जैसे यहाँ पे बनाता हूँ, देखो मैं, ये है वेक्टर ए, ये है बी, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। तो ए क्रॉस बी, जो अभी जो मैंने फिगर बनाया था पीछे हाथ का, फिर से बनाना पड़ेगा। ये बहुत ही, मैं बहुत ही खतरनाक आर्टिस्ट हूँ तो चलो, मुझे आता नहीं उतना अच्छे से बनाना, तो चलो देखो, ये फिंगर है मान लेते हैं, ये हाथ इस टाइप से मैंने थम्स अप किया हुआ है, ठीक है। तो ये है, तो ए क्रॉस, ये जो डायरेक्शन है थंब की हमारी ना, ये सॉरी उंगलियों की जो डायरेक्शन ये है, तो ये है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी डायरेक्शन ये है, ठीक है, ए क्रॉस बी। तो थंब कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ को जा रहा है, तो ए क्रॉस बी का जो वेक्टर आएगा, मतलब ये डायरेक्शन होगी ए क्रॉस बी वेक्टर की। और अगर मैं बी क्रॉस ए निकालता हूँ तो मुझे उसी डायरेक्शन में अपनी वो करनी पड़ेंगी उंगलियां, तो उंगलियां उस डायरेक्शन में करने के लिए मुझे थंब को नीचे उल्टा करना पड़ेगा। जब हम वो व्हाट्सएप में इमोजी होते हैं ना, एक थम्स अप होता है, एक थम्स ऐसे डाउन की तरफ होता है, तो थम्स डाउन की अगर मैं उल्टा हाथ बनाऊंगा तो बनाना बड़ा डिफिकल्ट है। कैसे बनेगा, ये ऐसे नीचे की तरफ को है, और ये उंगलियां कैसे बनेंगी इसमें। चलो जो भी है, मतलब इसी को समझ लो आप, खुद ही से हाँ अपना सब आप अपना हाथ रखेंगे कि उस थम्स अप को हमने थम्स डाउन कर दिया, तो थम्स डाउन करने से क्या होता है, ये जो फिंगर की डायरेक्शन है ये उल्टे डायरेक्शन में बन जाती है, इस डायरेक्शन में। तो ये उस डायरेक्शन में ऐसे में फिंगर बी क्रॉस ही आ जाएगा, तो थंब हमारा नीचे की तरफ को चल जाएगा, तो इसमें ये डायरेक्शन हो जाएगी बी क्रॉस, ये किसकी डायरेक्शन है, ये बी क्रॉस ए की डायरेक्शन है, ठीक है। और अभी हमने देखा था ना जब पीछे कि जब आई कैप होता है इधर, और इधर की तरफ वाले को क्या बोलते हैं, माइनस आई कैप। तो बस इसमें और इसमें खाली एक साइन का अंतर होता है, बस नेगेटिव साइन, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में नेगेटिव साइन का डिफरेंस होता है, और कुछ नहीं होता अंतर, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आगे जब हम ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे ना, और खास करके गॉस ग्रीन स्टोक्स थ्योरम, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। उसी से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे आई कैप आएगा कि माइनस आई कैप आएगा, उसी से क्वेश्चन सारा गड़बड़ हो जाता है। फिर अगर कहीं पर ऐसा आ रहा है सपोज, तो कहीं पे हमें नॉर्मल वेक्टर लेना होता है, तो वहाँ पे आई कैप लें कि माइनस आई कैप लें, वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या है। तो ये इससे इससे हम पता करते हैं, राइट हैंड, इसको बोलते हैं, याद रखना कोई अपने लेफ्ट हैंड से मत कर देना, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल, कोई लेफ्ट हैंड का यूज, मतलब लेफ्ट हैंड से थंब रूल मत लगाना कि लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन, लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन तो फिर गलत हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसलिए हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे कि राइट हैंड थंब, राइट हैंड की फिंगर की डायरेक्शन क्या है, उसी से पता चलेगा कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी। जैसे मैंने बताया ए से बी की तरफ जा रहा है ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में ये ऊपर की तरफ को होगी डायरेक्शन, और जब क्लॉकवाइज में आएगा तब ये नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी याद रख सकते हैं। तो ये एन कैप वो चीज़ दिखा रहा है, तो ये वही चीज़ है, पर नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड ए एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो ये वही चीज़ है। तो ये हमने समझ लिया ये चीज़ को कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। अच्छा एक चीज़ और मैं उस समय बताना भूल गया, कि जो ये होता है ना आई डॉट आई, ये वन होता है। ये कैसे आता है वन, क्योंकि देखो आई डॉट आई करेंगे तो क्या होगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। अब देखो आई और आई तो दोनों एक्स डायरेक्शन में, सेम ही डायरेक्शन में दोनों वेक्टर, तो थीटा क्या होगा उस टाइम पे, थीटा दोनों के बीच में जीरो हो गया। आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, आई कैप का मैग्नीट्यूड होता है वन, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर की लेंथ वन होती है, इंटू वन, ये वही है, और इंटू कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना होता है, कॉस जीरो भी वन होता है, तो वन इंटू वन, वन आ गया। तो आई डॉट आई कितना हो गया, वन आ गया। चलो इसको मैं यहाँ पे देख लेते हैं हम, कि आई डॉट आई ये कितना आ गया, ये हमने दोबारा से देखा, आई कैप का डॉट आई कैप और कॉस थीटा, कॉस थीटा आ गया ज़ीरो, तो यहाँ पे थीटा क्या है, ज़ीरो है, तो कॉस ज़ीरो की वैल्यू वन आ गई, मतलब ये इसकी वैल्यू वन होती है, वन होती है ना, आई कैप का मैग्नीट्यूड वन होता है, इंटू इसका भी वन होता है, कॉस जीरो भी वन होता है, तो वन 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 क्या हो गया, ये इक्वल टू वन आ गया, आई डॉट आई, ठीक है। आई क्या है, अब जे डॉट जे करेंगे तो भी वन आएगा, कोई भी जे डॉट जे भी कितना आएगा, वन आएगा। के डॉट के कितना आएगा, के कैप डॉट के कैप वन आएगा, ठीक है, ये आएगा। अच्छा, अब एक के कैप डॉट के कैप वन आया, तो एन अगर कोई कोई भी आर्बिट्ररी वेक्टर है, ठीक है, यूनिट वेक्टर, तो ये भी वन ही आएगा,
ठीक है। मतलब कोई भी आर्बिट्ररी यूनिट वेक्टर हो, एन और एन के बीच में तो हमेशा 0 डिग्री का एंगल होगा, कॉस जीरो तो 1 हो गया, और एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, कितना होता है, एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू 1 आ गई। अच्छा, अगर आई डॉट जे करेंगे तो तब क्या आएगा, देखो आई डॉट जे करेंगे तो क्या होगा, आई का मैग्नीट्यूड इंटू जे का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब देखो आई कैप इधर होता है, जे कैप इधर होता है, के कैप इधर होता है ना, ये है, ऐसे ऐसे होता है। आई और जे के बीच में एंगल कितना है, थीटा कितना है, पाई/2, 90 डिग्री है, मतलब 90 डिग्री है, ठीक है। इक्वल टू नहीं लिखेंगे इसको, 90 डिग्री का एंगल है, मतलब पाई/2 है। और यहाँ पे लिखेंगे आई कैप का मैग्नीट्यूड हो गया 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड भी हो गया 1, और कॉस पाई/2, और कॉस पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो ये हो गया 1, 1 × 0 कितना आ गया, 0 आ गया। आई डॉट जे की वैल्यू कितनी हो गई, 0 आ गया। तो उसी तरीके से कितना हो गया, अगर मैं आई डॉट के करूंगा तो, आई डॉट के करेंगे तो यहाँ देखो आई और के इसके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है, तो ये भी 0 हो जाएगा। जे डॉट के करेंगे तो ये भी 0 हो गया। मतलब जब मैं आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये सब कुछ भी अगर अलग अलग एंगल के बीच में, अलग अलग यूनिट वेक्टर के बीच में, आई जे के की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनके देखो खुद के आपस में आई डॉट आई तो 1 आ गया, जे डॉट जे भी 1 आ गया, के डॉट के एन डॉट एन 1 आ गया, आई डॉट जे सॉरी आई डॉट जे ये कितना है, 0, आई डॉट के, जे डॉट के, और उसी तरीके से के डॉट आई, के डॉट, अच्छा जो जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, वो इक्वल होता है बी डॉट ए के, ठीक है। कम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में माइनस का साइन आ जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैं लिखता हूँ ए क्रॉस बी, तो ये माइनस टाइम्स होगा बी क्रॉस ए के, ठीक है। ये होता है, इसमें ये होता है, मतलब जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। ये हो गया, समझ आ गया। तो इसीलिए के डॉट आई मैंने क्यों नहीं लिखा, के डॉट आई इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे आई डॉट के लिखा हुआ है, तो के डॉट आई भी 0 होगा, ठीक है। ये है, मतलब ये आई है मान लेते हैं, ये जे है, और ये के है, तो इसका इसके साथ कर दिया, इसके साथ कर दिया, ये तीनों का आपस में प्रोडक्ट हो गया, तो तीनों हमने लिख दिया, बस 0 के 0 आ गए। तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया, एक बार मैं फाइनली लिख देता हूँ, उसके बाद हम क्रॉस प्रोडक्ट का भी एक बार देख लेंगे, ठीक है। कि आई डॉट आई ये होता है 1, जे डॉट जे ये भी होता है 1, के डॉट के ये भी होता है 1, आई डॉट जे ये होता है 0, उसी तरीके से जे डॉट के ये भी होता है 0, और आई डॉट के ये भी होता है 0, ठीक है। अगर अलग अलग है तो 0 आएगा, सेम सेम है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और है, आप क्रॉस प्रोडक्ट का भी देख लो इसी तरीके से। अगर मैं करता हूँ आई क्रॉस जे, देखो क्या होगा, पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक एक सर्कल में तीनों वेक्टर को हम इस तरीके से लिख देते हैं, आई ये है मान लेते हैं जे, ये है मान लेते हैं के, ठीक है। आई डॉट जे डॉट के, देखो अब ये है आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस जे का मतलब है आई का मैग्नीट्यूड क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एन कैप, ये होता है ना, ठीक है। अब देखो ये है मान लेते हैं आई, ये है जे, ये है के, किसी को कहीं भी लिख सकते हैं, साइक्लिक ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। आई जे के इस टाइप से लिख सकते हैं। तो देखो आई और जे इन दोनों के बीच में आई का मैग्नीट्यूड है 1, जे का मैग्नीट्यूड है 1, साइन थीटा, आई और जे के बीच में कितना एंगल है, पाई/2 है, तो यहाँ पे आएगा साइन पाई/2। अब एन कैप क्या बताया था पीछे, देखो क्या होता है, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। इसका मतलब ए और बी को, सॉरी ये जो दोनों वेक्टर हैं, इन दोनों वेक्टर को कंटेन करने वाला प्लेन कौन सा है, एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब नॉर्मल नॉर्मल वाला परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर में यूनिट वेक्टर,
देखो इस प्लेन के एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर में यही वाला वेक्टर है ना, के कैप है ना। और हमने देखा भी था, जब हम इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल में आई और आई से हम जे की तरफ को अपने फिंगर को लेके जाएंगे, दोनों पांच चारों फिंगर्स को आई से जे की तरफ, तो हमारा थंब कहाँ पे पॉइंट करेगा, के कैप की तरफ करेगा। इसका मतलब ये जो एन कैप है ये क्या हो जाएगा, ये के कैप बन जाएगा। ठीक है, तो आई डॉट वन हो गया, ये भी वन हो गया, साइन पाई बाई टू भी वन होता है, ये के कैप हो गया। तो इसका मतलब आई डॉट जे कैप कितना हो गया, के कैप के बराबर हो गया। तो आई डॉट नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, क्रॉस आई क्रॉस जे कितना कितना होता है, के कैप। ठीक है, इससे हमने ये कंक्लूड किया कि आई क्रॉस जे, देखो आई का हमने आई कैप का जे कैप के साथ क्रॉस किया, इसके साथ क्रॉस किया, तो ये आ गया। उसी तरीके से जे का क्रॉस जब के साथ करते हैं तो आई आ जाएगा। इस सर्कल में हम देखेंगे ना, तो जिसका जिसके साथ डॉट करेंगे उसके अगला वाला आ जाएगा, डायरेक्शन सही होनी चाहिए बस। देखो आई का डॉट किया जे के साथ, क्रॉस सॉरी क्रॉस, आई का क्रॉस किया जे के साथ तो आया, आई का जे के साथ क्रॉस किया तो आया हमारे पास के। ठीक है, आई का क्रॉस किया जे के साथ तो के आया, जब जे का के साथ करेंगे तो आई आएगा, और के क्रॉस आई ये आ जाएगा जे कैप। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब अगर उल्टा हो जाए, अगर मैं जे क्रॉस आई कैप, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई में डायरेक्शन उल्टी होगी। देखो जे का क्रॉस किया मैंने आई के साथ, तो इधर जा रहा हूँ मैं, पीछे की तरफ जाऊंगा तो ये एक माइनस के कैप आ जाएगा यहाँ पे। वो हम इस फिगर से भी समझ लेंगे, क्योंकि उस टाइम पे जे से आई की तरफ मैं अगर फिंगर लेके जाऊंगा तो थंब है वो पीछे की तरफ पॉइंट करेगा, पीछे की तरफ माइनस के कैप होता है। उसी तरीके से जे क्रॉस के क्रॉस जे कैप ये बन जाएगा माइनस का आई कैप, और आई क्रॉस के कैप ये बन जाएगा माइनस का जे कैप। ठीक है, ये नोटेशन हो गई, हो गया। अब आई क्रॉस आई ये होता है जीरो, जे क्रॉस जे ये होता है जीरो, मतलब जीरो जीरो वेक्टर होगा ये, ठीक है। और के क्रॉस के ये भी होता है जीरो। क्यों होता है, क्योंकि आई क्रॉस आई के बीच में एंगल कितना है, मतलब जीरो होता है। आई और आई के बीच में एंगल जीरो है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, इसलिए ये जीरो हो जाता है। ठीक है, आई क्रॉस आई जीरो है, जे क्रॉस जे जीरो है, के क्रॉस के जीरो है। लेकिन आई देखो, आई डॉट आई वन होता है लेकिन क्रॉस में जीरो हो जाता है, जे डॉट जे वन होता है लेकिन क्रॉस में जीरो, के डॉट के वन होता है क्रॉस में जीरो। आई डॉट जे यहाँ जीरो हो गया लेकिन यहाँ यहाँ नॉन जीरो है, मतलब के आ गया। यहाँ ये जीरो हो गया लेकिन यहाँ कुछ और आ गया, यहाँ ये जीरो हो गया लेकिन यहाँ कुछ और आ गया। ठीक है, तो ये तो था जनरल, मतलब वेक्टर का नोटेशन, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ये सब चीज़ें थी। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ये तो हो गया, चलो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा कैलकुलस वाला पोर्शन है। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे, वेक्टर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो डायरेक्ट हम जंप करेंगे, हमारा जो सिलेबस है वहाँ वहाँ पे जंप करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी हमें पता होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने आज की क्लास में ये सारी चीज़ें डिस्कस कर दी। मिलेंगे अगली क्लास में, थैंक यू।